वेलकम टू एसपी क्लासेस। शुभ पाठशाला में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। ये 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस का 3rd चैप्टर है, सत्ता के नए केंद्र। उसका 3 पार्ट हम बना चुके हैं, ये चौथा पार्ट है और चौथे पार्ट में हम ये चैप्टर ख़त्म करेंगे। तो जिन विद्यार्थियों ने 3 पार्ट नहीं देखे हैं वो तीनों पार्ट पहले देख लें, जिससे ये चौथा पार्ट उन्हें समझ में आ जाए। और उसमें फर्स्ट पार्ट में मैंने सिलेबस भी डिस्कस कर रखा है कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो इसे आसानी समझ में आ जाएगा कि भाई हमें क्या क्या इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए 4th पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें इजराइल के बारे में पढ़ना है। तो इजराइल के बारे में देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले इजराइल का मैंने यहाँ पर झंडा दिखा रखा है, जिसमें एक स्टार है और ये 2 कलर से है, ब्लू कलर और वाइट कलर से। ठीक है, तो ये इजराइल का झंडा है, जो ध्यान रखना है, कई बार आ जाता है एग्ज़ाम के 1 मार्क्स में कि भाई जो है किस झंडे में स्टार है, तो ऑप्शन दे देंगे तो उसमें 1 मार्क्स में आ जाता है, तो ये ध्यान रखना। उसका देखिएगा, इजराइल दक्षिण पश्चिमी एशिया का एक स्वतंत्र यहूदी राज्य है। ठीक है, तो एक यहूदी राज्य है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 22,145 वर्ग किलोमीटर है, तो मतलब बहुत छोटा देश है। ठीक है, और इसकी जो भाषा है वो हिब्रू और अरबी है। ज़्यादातर यहाँ की जो भाषा है वो यूबी है और यहाँ पर रहने वाले यहूदी हैं। ठीक है, और ये 14 मई 1948 फ़िलिस्तीन से अलग हुआ। इससे पहले जो इजराइल था वो फ़िलिस्तीन में था और 14 मई 1948 को क्या हुआ, अलग हुआ। इजराइल ने 11 मई 1949 में संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त की। इससे पहले की अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता नहीं थी। मान्यता का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि इजराइल को देश ही नहीं माना जाता था। और कह सकते हो कि जब इजराइल अलग हुआ तो भारत ने भी इजराइल को देश मानने से अलग कर दिया था, क्योंकि भारत जो है हमेशा से ही, सदैव से ही अलगाववाद के बिल्कुल खिलाफ रहा है। भारत खुद ही इस चीज़ को झेल चुका था कि पाकिस्तान उससे अलग हुआ था, तो उस दुख को वो जानता ही था कि ये सारी चीज़ें कितनी खतरनाक होती हैं। ठीक है, तो इस कारण क्या नाम है, वो इजराइल के अलग होने से, फ़िलिस्तीन के अलग होने के बिल्कुल खिलाफ था। परंतु 11 मई 1949 को संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त होगी। तो मान्यता प्राप्त होगी मतलब एक तरह से ये देश की तरह जाने जाने लगा। अब क्या हुआ कि भाई 1980 में इजराइल ने जेरूसलेम को अपनी राजधानी घोषित किया। ठीक है, और यहाँ प्रत्येक नागरिक को सैनिक शिक्षण दिया जाता है। तो यहाँ का प्रत्येक नागरिक एक तरह से सैनिक होता है। जो क्या नाम है, महिलाएं होती हैं उनको 2 साल की सैनिक शिक्षा दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है, और पुरुषों को 3 साल की। जिससे, क्योंकि ये एक छोटा सा देश है तो यहाँ पर आबादी भी बहुत कम है, तो जिससे इन पे कभी किसी के साथ युद्ध हो तो सेना की कमी ना हो, तो इसलिए यहाँ पर जो सैनिक प्रशिक्षण है, मतलब हथियार चलाना और सारी चीज़ें जो भी होते हैं सेना के लिए, उन सबको वो सब जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं यहाँ के, सबको एक तरह से शिक्षित किया जाता है कि जब किसी के साथ युद्ध हो या ऐसा कभी समय आए तो पूरा देश जो है लड़ने के लिए तैयार रहे। ठीक है, तो इस तरह से प्रशिक्षित इसलिए किया जाता है। अब देखिए यहाँ की आबादी कितनी है, सिर्फ 90 लाख आबादी है, जिसमें 35 लाख लगभग जो है यहाँ पर सैनिक है। तो ये देख सकते हो कि सिर्फ 90 लाख की आबादी है इनकी और 35 लाख जो है सैनिक है। ठीक है, अब इसकी अर्थव्यवस्था की तरफ ध्यान देखते हैं। तो इजराइल को आर्थिक और औद्योगिक विकास में दक्षिण पश्चिमी एशिया और मध्य पूर्व में सबसे उन्नत देश माना जाता है। छोटा सा देश है लेकिन परंतु इसने काफ़ी ज़्यादा उन्नति कर ली है। और यहाँ जो संसाधन है प्रकृति के काफ़ी ज़्यादा सीमित है। छोटा सा देश है तो सिंपल सी बात है कि भाई संसाधन इतने ज़्यादा होंगे नहीं, परंतु उस सीमित संसाधनों में भी इसने अपने आप को क्या कर रखा है, आत्मनिर्भर बना लिया है। अनाज वगैरह के मामले में आत्मनिर्भर बना लिया है टेक्नोलॉजी के कारण, तकनीक के कारण। ठीक है, और 2016 में इजराइल का आयात 57.9 बिलियन डॉलर रहा और 2016 में इजराइल का निर्यात जो है 51.61 जो है डॉलर रहा। ठीक है, तो ये कह सकते हो कि इजराइल का जो वो रहा आयात निर्यात रहा। तो इस तरह से देख सकते हैं इजराइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप है। ठीक है, अब यहाँ की संस्कृति की चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि भाई यहूदी रहते हैं और इनकी जीवन शैली जो है वो यहूदी मतलब हिब्रू कैलेंडर के हिसाब से चलता है। ठीक है, कि भाई जो यहाँ इन्होंने जो अपने ही संस्कृति से जुड़ी हुई हिब्रू कैलेंडर बना रखा है और इनकी भाषा भी हिब्रू है, तो उसी हिसाब से ये चलते हैं। और इनका यहाँ का जो लोकप्रिय खेल है वो फुटबॉल और बास्केटबॉल है। ठीक है, अब देखिए इजराइल और भारत के संबंध। अब इजराइल और भारत के संबंध की अगर हम बात करें तो
पहले इनके संबंध बहुत अच्छे नहीं थे। ठीक है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि भाई जो इंडिया है वो इजराइल के अलग होने के खिलाफ था। ठीक है, फिलीपींस से जब ये अलग हुआ तो ये बिल्कुल खिलाफ था। ठीक है, तो इनके संबंध अच्छे नहीं थे, परंतु आतंकवादी गतिविधियों के कारण, जैसे इजराइल पे भी एक तरह से और भारत पे भी आतंकवादी गतिविधियों के कारण जो है धीरे धीरे इनकी नज़दीकियाँ बढ़ती रही। दोनों अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंकवाद के खिलाफ बोलते थे और आतंकवाद के खिलाफ जो है इनके जो विचार होते थे तकरीबन एक जैसे होते थे, जिस कारण क्या हुआ धीरे धीरे इनके बीच में संबंध ठीक होते रहे। अब देखिए, भारत तथा इजराइल में आतंकवाद के बढ़ने के साथ ही भारत तथा इजराइल के संबंध मजबूत हुए। अब तक भारत ने इजराइल के लगभग 8 सैन्य उपग्रहों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के माध्यम से परिक्षेपित किया है। तो भारत ने भी इजराइल की काफ़ी ज़्यादा क्या नाम है उपग्रहों के लिए मदद की है। अब रूस के बाद इजराइल भारत के लिए रक्षा उपकरणों का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। तो रूस के बाद जो रक्षा उपकरण देता है वो इजराइल देता है। ठीक है, और 1997 में इजराइल के राष्ट्रपति एजर विज़मेन भारत के दौरा करने वाले यहूदी राज्य के पहले प्रमुख बने थे। तो उन्होंने 1997 में किया और 2017 में नरेंद्र मोदी जी ने इजराइल का दौरा किया। ठीक है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो है ये मजबूत हुए, इनके संबंध मजबूत हुए। कहने का मतलब ये है कि जब नरेंद्र मोदी वहाँ पर इजराइल गए थे तो वहाँ के राष्ट्रपति का कहना था कि हम पिछले कह सकते हो कि 70 सालों से इंतज़ार कर रहे हैं कि भारत से कोई आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा संबंध मजबूत हुए। तो ये भारत और इजराइल के संबंध थे जो कि अब तकरीबन ठीक ठाक हैं, जो कि शुरू में अगर कहा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे नहीं थे। अब देखिए चाइना के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर चीन का मैंने झंडा लगा रखा है, ये चीन का झंडा है जो रेड कलर का है और इसमें स्टार हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1949 में चीन आज़ाद होता है, पता ही है। तो वहाँ के जो माओ के नेतृत्व होता है उसमें साम्यवाद की स्थापना की जाती है और आरंभ में खेती से पूंजी निकालकर सरकारी नियंत्रण से उद्योग खड़े करने की नीति अपनाई जाती है। मतलब कुल मिलाकर ये है कि सारे संसाधन जो हैं वो सरकार के ही कंट्रोल में रहते हैं। तो ये होता है भाई खेती से ही हम उद्योग का क्या करेंगे, उद्योग खड़े करेंगे, जो खेती से ही जो मिलेगा उससे। अब आगे देखें कि आयातित सामानों को घरेलू स्तर पर बनाने का प्रयत्न किया जाता है। जैसे हमारे देश में ये बात हुई थी कि भाई विदेशों से आयात करने से अच्छा तो ये है कि अपने देश में ही उसके सब्स्टिट्यूट्स बनाया जाए, उसके जो है प्रतिस्थापन वस्तुओं को बनाया जाए। तो यही जो है चाइना के उसमें था। और यहाँ की अर्थव्यवस्था 6 से 7% तो बढ़ रही थी, परंतु यहाँ की जो आबादी थी वो भी 2 से 3% बढ़ रही थी। तो इसलिए अर्थव्यवस्था के बढ़ने का बहुत ज़्यादा जो प्रभाव है वो चीन पे नहीं पड़ा। अर्थव्यवस्था बढ़ने के कारण आबादी इतनी तेज़ी से बढ़ रही थी, जिसके कारण क्या हुआ कि आर्थिक रूप से इतना ज़्यादा चाइना शुरू में उभर नहीं पाया और जो प्रति व्यक्ति आय थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। ठीक है, तो ये वो रहा। फिर अब क्या हुआ कि जैसे हमारे देश में आर्थिक सुधार हुआ था वैसे ही चाइना में भी आर्थिक सुधार हुआ, और हमारे देश में तो बहुत बाद में हुआ, 1991 में हुआ था। और यहाँ पर जो चीन है उसने 1972 से ही स्टार्ट कर दिया था। तो देखिए 1972 में सबसे पहले इसने अमेरिका के साथ संबंध स्थापित किए। ठीक है, और 1978 में क्या करता है, तत्कालीन जो उस टाइम 1978 के जो नेता होते हैं देंग शियोपिंग, चीन के आर्थिक सुधार में खुले द्वार की नीति अपना लेते हैं। इससे पहले इनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, बंद अर्थव्यवस्था थी। बंद अर्थव्यवस्था मतलब कि ज़्यादा आयात निर्यात नहीं करेंगे विदेशों से, मतलब विदेशों से व्यापार नहीं करेंगे। इसके बाद क्या करते हैं ये खुले द्वार के, मतलब अब विदेशों से व्यापार करना शुरू कर देंगे। और चीन ने शॉक थेरेपी अमल करने के बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध से ढंग से खोला। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये था कि क्या नाम है, जैसे सोवियत संघ की अगर हम बात करें तो सोवियत संघ ने क्या करा था कि भाई शॉक थेरेपी अपनाई थी, मतलब सब कुछ एक तरह से बेचना शुरू कर दिया। इन्होंने क्या करा, धीरे धीरे निजीकरण करने की कोशिश की, जिसमें देखिए 1982 में खेती का निजीकरण कर दिया। उसके 6 साल बाद 1988 में उद्योग का निजीकरण किया गया। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने क्या करा कि धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से निजीकरण शुरू करा, जिससे क्या हो कि जनता को ज़्यादा परेशानी ना हो। और इन्होंने एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बनाया। ठीक है, हिंदी में इसको विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है।
ठीक, विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया, ठीक है, किसके लिए? आर्थिक विकास के लिए। अब ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है? एक तरह से एक बिल्कुल अलग जोन है, अलग क्षेत्र है, जिसमें आर्थिक गतिविधियों को ध्यान रखा जाता है, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है। जो उस देश का प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए आर्थिक गतिविधियों को, व्यवसाय वगैरह को, इन सबको बढ़ावा दिया जाता है और कोशिश किया जाता है कि जो विदेशी मुद्रा है उसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ से अपनी तरफ आकर्षित किया जाए और ऐसी गतिविधियाँ हों जिससे सरकार को अच्छा खासा टैक्स भी मिले। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर कह सकते हो आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं जो कि देश के लिए क्या नाम है, आर्थिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। और इंडिया ने भी क्या नाम है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया था, पर जो है क्या नाम है, ये चाइना ने पहले से ही सारी चीज़ों को शुरू कर दिया था। अब देखिए सकल घरेलू उत्पाद 14.34 लाख करोड़ है जो 2019 के डेटा के हिसाब से। और 1997 में वित्तीय संकट के बाद आसियान देशों की अर्थव्यवस्था को चीन ने टिकाए रखा। तो इससे पहले हमने बात ही की थी कि भाई जो आसियान देश उसमें चीन था, तो भाई आसियान देश जो वित्तीय संकट झेल रहे थे उसको चीन ने ही मजबूती दी। तो इससे ये पता चलता है कि भाई चीन की आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत के उद्योग, ई कॉमर्स और अन्य क्षेत्रों में 1000 से अधिक चीनी कंपनियां निवेश किया है। तो ये सब आप सब जानते हो कि हमारे देश में चीन के प्रोडक्ट बहुत आसानी से बिकते हैं और देश चाइना के लिए इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी है क्योंकि चाइना के बाद सबसे ज़्यादा आबादी हमारे देश में ही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चाइना की कंपनियाँ जो हैं स्थापित हैं। उसका देखिए आर्थिक सुधार की कुछ कमियां रही, ठीक है। आर्थिक सुधार की क्या है? हर किसी को सुधार का लाभ प्राप्त नहीं हुआ जैसा कि होता है। चीन में बेरोजगारी है ही, ठीक है, लगभग 10 से 15 करोड़ लोग अभी भी बेरोजगार हैं और महिलाओं के रोजगार और काम करने के हालात बहुत ख़राब हैं। उन्हें बहुत कम सैलरी पे बहुत ज़्यादा मतलब लंबे टाइम तक काम करवाया जाता है। उसका इसके अतिरिक्त पर्यावरण को नुकसान और तथा भ्रष्टाचार, तो वहाँ पर पर्यावरण पॉल्यूशन वगैरह भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आर्थिक सुधार की जो कमियां हैं, देखो आर्थिक सुधार तो हुआ ही है, आर्थिक रूप से डेवलप हुए, लेकिन उसके पीछे पीछे कुछ ना कुछ कमियां भी रहीं। अब देखिए भारत और चीन का संबंध, देखिए 1950 में चीन का तिब्बत पर आक्रमण और पड़ोसी देश बनना। तो देखिए उससे पहले 1950 से पहले चीन हमारा पड़ोसी देश नहीं था, बीच में तिब्बत था। तो बाद में चीन ने क्या करा, उस पर आक्रमण करके तिब्बत पे कब्जा कर लिया और जो तिब्बत था वो चीन में मिल गया और चीन हमारा पड़ोसी देश बन गया। और 1954 में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया और 1954 में ही पंचशील सिद्धांत दिए गए, मतलब 5 सिद्धांत थे जिसमें हम अपने अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा मतलब नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक सारी चीज़ें सुलझा लेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी उसमें पंचशील सिद्धांत के अंदर जैसा। और 1959 में तिब्बत के लोगों के आध्यात्मिक और लौकिक प्रमुख दलाई लामा को हिमाचल प्रदेश में बसाया। अब क्या हुआ कि भाई जब तिब्बत पर आक्रमण किया गया तो वहाँ के जो आध्यात्मिक गुरु थे, ठीक है, तो उनको क्या करा गया कि भाई भारत में शरण दे देगा। जैसे कि भारत हमेशा ही भाई कोई शरण मांगता है तो मना करता नहीं है, ठीक है, शरणार्थी है हम, तो शरणार्थी सभी शरणार्थियों को एक तरह शरण देते हैं, ठीक है, तो उनको दे दिया गया। अब इससे क्या हुआ कि 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। जब दलाई लामा को यहाँ पर शरण दिया गया तो चीन का कहना था कि भाई अंदरूनी मामले में ये दखल दे रहा है भारत है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और 1962 में भारत पर चीन ने आक्रमण कर दिया और 1976 में भारत चीन राजनीतिक संबंध को फिर ठीक किया गया। 1962 के बाद 1976 में फिर कोशिश किया गया कि अच्छे संबंध बने। और 1988 में क्या होता है, राजीव गांधी चीन का दौरा करते हैं और सीमा विवाद होता है। जो सीमा विवाद है उसको सुलटाने के लिए, देखो चीन के साथ हमारे कई सारे सीमा विवाद चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश को चीन अपना मानता है कि हमारा है और भारत ने इस पर कब्जा कर रखा है। अभी कुछ साल पहले 2017 उसमें या 14 में ही डोकलाम विवाद हुआ था, है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो आगे हम देखेंगे। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो चीन के साथ, वैसे तो चीन एक ऐसा देश है जितने भी उसके पड़ोसी देश है सबके साथ उसके सीमा विवाद चलते ही रहते हैं, ठीक है। वर्ष 2011 में चीन भारत विनिमय वर्ष के रूप में मनाया जाता है और वर्ष 2019 में भारत और चीन के बीच व्यापार के मात्र 92.68 बिलियन डॉलर थी। तो ये देखिए कि व्यापार भी इनके साथ हमारा क्या है, कितना ज़्यादा रहता है।
अब देखिए इनके साथ हमारे विवाद कहाँ कहाँ हैं। सबसे पहले सीमा विवाद मैंने बताया, क्या नाम है, डोकलाम विवाद 2017 में हुआ था। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को वो अपना ही मानता है कि भाई भारत ने कब्जा कर रखा है। देखिए, ठीक है, कई बार चीन ने सीमा को तोड़ते हुए भारत के जो क्षेत्र उन पे कब्जा किया है। ठीक है, तो इस तरह सीमा विवाद चलता ही रहता है। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के अस्थायी सदस्यता के लिए चीन का प्रतिकूल रुख। तो चीन नहीं चाहता है कि भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्य बने। क्यों नहीं चाहता है, ये हम इससे पहले बात कर चुके हैं कि अस्थायी सदस्य बनने वाले उनको एक पावर मिलती है जिसको वीटो पावर कहते हैं, और चीन कभी नहीं चाहेगा कि भारत को वीटो पावर मिले, क्योंकि अगर भारत को वीटो पावर मिल गया तो चीन को हमेशा ये टेंशन बनी रहेगी कि अगर मैं कुछ करना भी चाहूँगा तो भारत वीटो पावर क्या नाम है इस्तेमाल करके उसको रोक ना दे। ठीक है, तो चीन कभी नहीं चाहेगा भारत जो है वो क्या करे कि उसका अस्थायी सदस्य बने। चीन पाकिस्तान को हथियार देता है। अब देखिए भाई, भारत और चीन में हमेशा तनातनी बनी रहती है आतंकवाद को लेकर। पाकिस्तान कभी अपने हरकतों से बाज तो आता नहीं है, परंतु चीन जो है वो क्या करता है कि भाई पाकिस्तान को हथियार देता है लड़ने के लिए। इवन उसके आतंकवादी मुद्दों पर भी चीन जो है बचाव करता है। जब अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ये आतंकवादी मुद्दे उठाए जाते हैं पाकिस्तान के, तो चीन कई बार उसका बचाव करते हुए नजर आता है। अब इसके अलावा क्या है कि भाई ब्रह्मपुत्रा की जो नदी का जो पानी है उस पर भी छोटा मोटा विवाद चलता रहता है। ठीक है कि भाई चीन जो ब्रह्मपुत्रा नदी है वो चीन से ही आती है, पहले वो पानी रोक लेते हैं, बाद में छोड़ देते हैं, जिससे क्या नाम है भारत कई सारे राज्यों में क्या होता है बाढ़ आ जाती है। तो इस पर भी छोटा मोटा विवाद चलता रहता है, परंतु कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि चीन के साथ ना हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, ना ही बहुत ख़राब कह सकते हैं। समय समय पे छोटे मोटे खुटपुट होते रहते हैं, परंतु क्या नाम है उसको ठीक कर लिया जाता है जैसा है। अब आगे देखिए क्या है, आगे देखिए भारत के बारे में लिखना है। इसको मैंने नहीं लिखा है, ये आप सभी का होमवर्क है। ठीक है, क्योंकि भारत के बारे में लिखना तो आप सबको आना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी स्टूडेंट का होमवर्क है कि भाई भारत के बारे में लिखना है, यही सारी चीज़ लिखनी है। जिन जिन मुद्दों पे लिखना है वो मैं बता देता हूँ कि भाई भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, ठीक है, कितना बड़ा है, कहाँ किस एरिया में है, किस क्षेत्र से है। आर्थिक स्थिति क्या है भाई, विश्व स्तर पर आर्थिक स्थिति क्या है भारत की सैन्य शक्ति क्या है ये बताना है, और भारत के अन्य पड़ोसी देशों के साथ संबंध। ठीक है, अन्य पड़ोसी देश के साथ मतलब जिन देशों की बात हम कर चुके हैं यहाँ पर, चीन वगैरह को छोड़ के अन्य पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, क्या नाम है म्यांमार हो गया, तो ये सब अन्य पड़ोसी देश जो हैं इनके साथ भारत के संबंध क्या है। तो इन बिंदुओं पे सभी को चर्चा करना है। तो ये विद्यार्थियों के लिए होमवर्क है। अच्छा, अगर मान लीजिए आप से नहीं होता है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, मैं इस पर भी क्या नाम है वीडियो बना दूंगा, पर कोशिश करना कि भाई भारत के बारे में तो आप सबको पता होना चाहिए, आप सब इस पर लिख सकें। तो आज के लिए इतना ही, और जो 3rd चैप्टर है वो भी यहीं पर समाप्त होता है। चलिए, थैंक यू।